हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एक वेरी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का तो फिक्स है आना, यानी कि 4 से ज्यादा आ सकता है, 4 नंबर से कम नहीं आने वाला है। जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है IUPAC सिस्टम, यानी कि अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, उस नामकरण की कहानी आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। आपके यहां कुछ चुनिंदे टॉपिक नामकरण के लिए दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक का नाम लिखना सीखेंगे। और फिलहाल आज की क्लास का आप सभी बच्चों के साथ मैं DLS एजुकेशन विद्याकुल पे मनीष शुक्ला आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक जोरदार थम्स अप लगाएंगे अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी तो। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आज की क्लास में क्या कहानी बननी है? क्लास 10 साइंस अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। IUPAC सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिनकी जरूरत इस नामकरण पद्धति में पढ़ने वाली है। जैसे किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो कुछ दिनों के बाद उसका नामकरण संस्कार होता है। उस नामकरण संस्कार के कुछ लिखे जाते हैं पैमाने कि हाँ इतना बजे पैदा हुआ है, इतना बजे हुआ है, ये नक्षत्र था, ऐसा कुल होता है। उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर कुछ चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे, उनमें ये रूल लगाएंगे, तब जाकर के हमारा नामकरण की पद्धति पूरा होगा और हम सही और सटीक नाम लिख पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास को इरादे और पक्के मजबूती के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 बातें आपको इसमें और जाननी रहेंगी जिसको हम लोग बताएंगे कार्बन के गुणधर्म के रूप में। हम लोगों ने कार्बन की बहुत सारी बातें कर चुके हैं अब तक। आज एक विशेष गुणधर्म और आपके सामने लेकर के आया हूं कि कार्बन की चतुस्संयोजी प्रकृति। आपके परीक्षा में 2 नंबर तो ये देखिए को मिलेगा, 2 नंबर डायरेक्ट आपको पूछेगा कार्बन की चतुस्संयोजी प्रकृति का क्या मतलब है। तो 2 नंबर ये देगा, क्या है भैया? आप सीधा सीधा बताएंगे कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है, और इस प्रकार से कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन क्लोरीन जैसे, ऑक्सीजन जैसे, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। मतलब इसके पास टोटल कितने बॉन्ड होते हैं जुड़ने के लिए? 4 होते हैं। मैंने आपको मीथेन की संरचना में दिखाया था इस चीज को। तो 4 संयोजकता होती है और इसी गुण को बोलते हैं चतुस्संयोजी गुण। एक गुण और है इसका जिसको बोलते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन के गुण के बारे में भी आपसे 2 नंबर में पूछता है। इसको इंग्लिश वाले किस नाम से जानते हैं? कैटेनेशन के रूप में। क्या नाम है इसको इंग्लिश में? क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कैटेनेशन। श्रृंखलन, श्रृंखलन का मतलब कार्बन के अंदर बहुत अपार क्षमता होती है कि श्रृंखला बना करके अपने ढेर सारे परमाणुओं की चेन बनाता है, और उस चेन को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन परमाणुओं से बनी हुई चेन क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। डन है? डन है। आपसे बहुलक भी पूछा जा सकता है। बहुलक क्या होता है? जिसमें कई सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ी होती हैं, बहुलक कहलाते हैं। अब ये बहुलक बनाने का गुण सबसे अच्छा अगर किसी तत्व के पास है तो वो कौन है? चचा कार्बन है। आइए देखते हैं इसके बारे में। कार्बन व कार्बन के मध्य या अन्य तत्वों के साथ एक श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है, अर्थात कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंधन बनकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब एकल बंध क्या है, द्विबंध क्या है और त्रिबंध क्या है, इन सारी बातों पे चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। पक्का डन है क्या? आइए फिर आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर का 4 नंबर का ये फिक्स है। एक इन दोनों में से आना भी निश्चित है, इन दोनों में से एक आना भी निश्चित है। आइए IUPAC की ओर चलेंगे और IUPAC के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट।
आपको जो आईयूपीएसी नामकरण करना है वो करना है हाइड्रोकार्बन का। किसका आईयूपीएसी करना है आपको? हाइड्रोकार्बन का। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए आज की क्लास जो शुरू के 15 से 20 मिनट के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये 20 मिनट को कायदे से देख लिया तो आगे के जो 25 मिनट होंगे, 20 मिनट, वो बहुत उम्दा जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप शुरू का हिस्सा नहीं देखेंगे, आगे वाला बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। इसलिए जो लोग अभी जुड़े हैं, सेशन को फिर से स्टार्ट करिए और फिर से उसको देखिए एकदम शुरू से एक एक लय में, तब जाके पूरा आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। नाम क्या है? नाम क्या जरा ऐसे लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या? हाइड्रो से आप क्या समझते हैं? सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और कार्बन से मतलब क्या समझते हैं? कार्बन। यानी ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें सिर्फ दो चीजें हों, एक हो क्या हाइड्रोजन और दूसरा हो क्या कार्बन। जैसे सर, जैसे जरा बता देंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे CH4 C2H6 क्या है, कैसे है, सब बताएंगे अभी, बस ये एग्जाम्पल के रूप में। C3H8 C2H2 C2H4, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन है। तो लिखा क्या है? वे सभी कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें केवल और केवल क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो, क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, डन है। आ जाओ अब आगे बढ़ेंगे। अब हमको एक क्लासिफिकेशन तैयार करना है हाइड्रोकार्बन का। ये क्लासिफिकेशन आप 3 से 4 बार बनाएंगे, आपको तैयार हो जाएगा। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं उसकी जरूर चर्चा करूंगा। आपको सबसे पहले जो देखना है इसमें क्या, कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से। ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं विविध श्रृंखला युक्त, एक को बोलते हैं समवृंत श्रृंखला युक्त। इसी विवृत को अचक्रीय के नाम से जाना जाता है और या इसको एलिफैटिक के नाम से जानते हैं, जबकि इसे चक्रीय के नाम से जाना जाता है या वलयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है साहब, अब आपको इधर के जोन पे, इधर के हिस्से पे उतना फोकस नहीं करना, ये कक्षा 11 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं में क्या है सर? इधर वाला। अब ये जो अचक्रीय है या विवृत श्रृंखला वाले हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक को बोला गया संतृप्त और एक को बोला गया असंतृप्त। मैं इसको थोड़ा सा दूसरी स्लाइड पे अगर बनाऊं आपके लिए तो आप कहेंगे कि हाँ सर अच्छा लगा, अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपने फ्रेंड्स में दबा के शेयर करिएगा सेशन को, क्योंकि ये सेशन हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आईयूपीएसी नामकरण लिखना चाहता है, जो आईयूपीएसी नामकरण सीखना चाहता है। ये कक्षा 11 में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा। लेकिन हमको कक्षा 10वीं में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है, इसलिए हम सिर्फ बेस लेंगे, लेकिन वो बेस आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों को क्या देख लेनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, क्या करना है? ओके, सबसे पहली कहानी जो हम लोग लेंगे हाइड्रोकार्बन के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये हमने लिखा हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सुनिएगा। अब हम अपनी सुविलियत के हिसाब से, अपने पढ़ने के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जितना हमको पढ़ना है। एक को बोला गया संतृप्त, एक को बोला गया क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक को बोला गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को बोला गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन
और एक को बोला गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, मजा आएगी यहां पे। देखो, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में एग्जाम्पल लिया था कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ मान लीजिए एक और कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इस प्रकार से। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध है, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, आपसे मैं पूछता हूं। एक मैंने कुछ बनाया है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन दिख रहा है, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध? ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर एकल बंध दिख रहा है। कैसा बंध दिख रहा है? एकल बंध दिख रहा है। तो जिसमें एकल बंध पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए? एकल बंध, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, परमाणु के बीच एकल बंध, एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बंध होगा? एकल बंध पाया जाएगा। लेकिन अगर वही मैं कह दूं असंतृप्त के बारे में, तो असंतृप्त दो प्रकार का होता है। एक ऐसा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, एक ऐसा होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। आपको मैंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड दिखाया था क्या, जिसमें 3 बंध था? और कार्बन वाले सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए एथीन की संरचना बनाई थी C2H4 की, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध था। तो उसके लिए एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर मैंने यहां हाइड्रोजन बनाया, यहां हाइड्रोजन बनाया, यहां हाइड्रोजन बनाया, यहां हाइड्रोजन बनाया। सर कितने हाइड्रोजन बना सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला देता हूं, उसके लिए फॉर्मूला दूंगा शॉर्टकट। आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये साहब के लिए दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। सर यहां 2 ही कार्बन था लेकिन 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। सर यहां 2 ही कार्बन है लेकिन 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्बन के अगल बगल मिला के कुल कितने बंध बन सकते हैं, कुल कितने बंध बन सकते हैं? 4 गो। हे करा के देखिएगा, इस वाले कार्बन को देखिए, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, को टोटल का गो बॉन्ड? 4 गो। ई वाला कार्बन को देखिएगा, एगो ई, एगो ई, एगो ई, एगो ई, टोटल का गो? 4 गो। हाई कार्बन के देखा, 1 2 3, एगो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 गो। हाई कार्बन को देखो, 1 2 3, एगो हाई हाइड्रोजन के बीच में 4 गो। तो कार्बन कहीं रहेगा, उसके बगल में कुल कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4 बॉन्ड बनने चाहिए। ठीक है साहब। तो संतृप्त वाला कौन होगा? जिसमें बंध कितना पाया जाएगा? एकल बंध। एक एग्जाम्पल दूं क्या? एक एग्जाम्पल दूं क्या आपको? आपको लगेगा हाँ साहब सही है। जैसे मैंने लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे जोड़ा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। आप हमको एक चीज जरा जोड़ के बता सकते हो क्या? जोड़ के बता सकते हो क्या कि एक कार्बन के बीच में कितना बंध है? कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध है? एकल बंध। इस कार्बन के बीच में कितना है? एकल बंध। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होगा, लेकिन कार्बन टोटल कितने बंध बनाएगा? 4। जैसे इस कार्बन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके बगल में एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध होना चाहिए? एकल बंध होना चाहिए। तो ये ऐसे अगर यौगिक हैं तो ये कहलाएंगे क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर ऐसा हो द्विबंध वाला या ऐसा हो त्रिबंध वाला तो हम इसके लिए क्या कहते हैं? असंतृप्त है। बोलो राजी खुशी, बोलो राजी खुशी। डन है क्या? इतनी बात, इतनी बात क्लियर है? चलो अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा।
चलिए अगला स्टेप क्या कहता है कि जो आपके सामने एकल बंध वाला है यानी कि संतृप्त है, उसके नाम के अंत में हमेशा, नाम कुछ भी हो, उसके नाम के अंत में एन लिखेंगे। कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मेरे पूरे बॉडी में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो मेरा नाम लिखने के बाद लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। ये बताएगा कि ये संतृप्त है। पक्का? जैसे किसी के यहां गाय भैंस का पहले अगर बिजनेस होता था, दूध दही का बिजनेस होता था, लोग उनको यादव जी कहते थे। क्या कहते थे? यादव जी कहते थे। और यादव जी अगर नाम के पीछे लगा है तो आप हमेशा ये मान लेते हैं कि यादव जी किस चीज का बिजनेस करते हैं? दूध दही का बिजनेस करते हैं। भले आप मतलब कैसे भी हो, जैसे नाम के आगे अगर यादव लगा पीछे की ओर तो आप समझ लेंगे क्या दूध दही से रिलेशन था। नाम के आगे वर्मा लगा, आप तुरंत दिमाग में लगा सकते हो, ओ सुनार हो सकते हैं, है ना, तुरंत दिमाग। नाम के आगे पांडे लगा, बाभन होगा, मिश्रा लगा, बाभन होगा। तो ये ग्रुप जो शब्द लग रहा है पीछे, इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि किस ग्रुप का हो सकता है। वैसे ही अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसके नाम के अंत में क्या लगेगा? एन। या यूं कह दूं कि जिसके नाम के अंत में एन लगा है उसका वो क्या होगा? हमेशा संतृप्त होगा। यानी कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होंगे? सिंगल बॉन्ड होगा। डन है? डन है सर। एक एग्जांपल दे दीजिए, मजा आ जाए। जैसे मैंने कहा मीथेन, आपने नाम सुना होगा, तो पहले तो लिखा मैंने मेथ और इसके नाम में जोड़ा क्या? एन। तो पूरा दोनों मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या? मीथेन। नाम के लास्ट में क्या जुड़ा? एन। एक और नाम देता हूं, जैसे एक नाम होता है एथेन। एथेन नाम के लास्ट में एन जुड़ा है क्या? तो जहां नाम के लास्ट में एन जुड़ा हो उसका मतलब उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है। ठीक। अगर नाम के अंत में ईन जुड़ा हो, अगर नाम के अंत में ईन जुड़ा हो, मैंने लिखा एथीन, ब्यूटीन। अब ये ब्यूटीन वगैरह कहां से आ रहा है अभी मत जानिए, लास्ट का सिर्फ देखिए आप, ईन। ईन तो जहां पर ईन है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। आ जाइए अब तीसरा भी खेल दिखा देते हैं आपको। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लास्ट के नाम में आइन जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? आइन जुड़ेगा। जैसे इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, तो लास्ट के नाम में क्या जुड़ेगा? आइन जुड़ेगा। आइन क्या बताता है? आइन क्या बताता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आइन क्या बताएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है। इन क्या बताएगा कि इसमें डबल, हाँ मैं याद नहीं तो तुम लोग ट्रिपल बॉन्ड ले लेगा। इन क्या लेगा? तो डबल बॉन्ड लेगा। और अगर मैं कहूं कि एन लगा है इसका मतलब क्या होगा? संतृप्त होगा, यानी एकल बंध वाला होगा। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आपसे पूछा जाता है यहां से, सामान्य सूत्र। क्या पूछा जाता है? सामान्य सूत्र। तो मैं सबका सामान्य सूत्र लिख रहा हूं और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे एल्केन, अब ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जितना आएगा जिसके नाम में एन जुड़ा है उसको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसके नाम के लास्ट में पांडे, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा ये सब आ रहा है तो लोग कहते हैं बाभन है। तो पूरा का पूरा ग्रुप किस नाम से जाना गया? बाभन के रूप में जाना गया। ठीक है, समझ रहे बात को? पूरे ग्रुप को मैंने, बाभन कुछ नहीं है, वैसे ही एल्केन कुछ नहीं है, लेकिन पूरे को मिला करके एक नाम दे दिया गया। डन है क्या? डन है क्या? वैसे तो जितने संतृप्त वाले हैं उन सबको हमने क्या कह दिया? एल्केन कह दिया। ठीक है,
अब एल्केन का अगर सामान्य सूत्र पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा CnH2n+2 CnH2n+2 क्या है इसका यूज अभी दिखाता हूं। दूसरा नोट करिएगा एल्कीन के लिए CnH2n-2 और इसी तरह से एल्काइन के लिए नोट करिएगा CnH2n-2। डन है क्या? इसमें क्या हुआ, CnH2n में 2 बढ़ा, इसमें 2 कम हुआ, इसमें 2 और कम हो गया। ये पैटर्न चलता है। तो याद रखेंगे CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 ये 3 का ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका कहलाता है? एल्केन का कहलाता है। ये किसका फॉर्मूला है? पूछा जाए एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, आप बताएंगे खट से। अगर पूछा जाए एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे फट से CnH2n। अगर पूछा जाए एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे CnH2n-2। बोलो राजी खुशी। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने समझ लिया और इतने में ही आपको IUPAC पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अगली कहानी को लेते हैं और इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात आप लोगों के सामने इस रूप में क्या कहता है भैया, हमने इसमें 2 शब्द लिया। एक तो शब्द लिया एन, इन और आइन, और सब में सिर्फ एक चीज जोड़ रहा था मैं, एल्क। जब एल्क में एन जोड़ा तो ये बन गया क्या, एल्केन बना। कैसा बंधन होता है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, एकल बंध। सूत्र क्या बताया गया, CnH2n+2 बताया गया। दूसरी कहानी, इसमें भी एल्क जोड़िए और एल्क में क्या जोड़ेंगे अब, इन। जब एल्क में इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये एल्कीन। और एल्कीन में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, सर्द्विबंध पाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये हो गया इसका। अगली कहानी आ जाती है, इसमें भी एल्क जोड़ दीजिए। ये एल्क क्या है अभी आते हैं, चिंता ना करो। अब इसमें आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये एल्काइन बनेगा। एल्काइन के बारे में और कुछ जानकारी है क्या साहब? हाँ जी, कितना बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है सर, CnH2n-2। इतनी बात तो हम लोगों ने सीख लिया। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, पक्का। अब एल्क की बात कर लेते हैं। एल्क क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको और मजा आएगी। मैं जैसे आप लोगों ने गिनती पढ़ी है बचपन में, गिनती पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तो 200 500 कितनों गिनती बना देंगे। केमिस्ट्री में गिनती थोड़ी सी अलग चलती है, वो गिनती आपको याद करनी है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं। आपके सामने कितना भी बड़ा कुछ लिखा हो, आप सबसे पहले उसमें कार्बन की गिनती करोगे। क्या करोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहां भैया मैंने 3 कार्बन बनाया है, तो सबसे पहले आप गिनोगे कि उसमें कितने कार्बन हैं। जितने कार्बन हैं उसके लिए यहां नाम लिखा है। अगर 1 कार्बन है, अगर 1 कार्बन है तो उसके नाम में लगेगा मेथ। सर एक चीज बता दे रहे हैं आपको, जैसे ये लिखा है CH4, आपने इसको नाम अभी क्या दिया था, मीथेन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, मीथेन। क्यों नाम दिया मीथेन, क्योंकि ये 2 चीजों से मिलके बना है। एक इसमें शब्द है मेथ और दूसरा शब्द है एन। मेथ किससे आया है, ये एल्केन से आया है, एल्क से आया है, जिसमें एल्क में आपने एन जोड़ा था। पीछे की स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था। अब ये एल्क क्या है, ये गिनती का नाम बता रहा है। इसमें कितनी गिनती है, 1 गिनती। तो 1 गिनती वाले कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। इसलिए इस एल्क की जगह पे हमने क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया।
और दोनों मिल गए तो क्या बन गए, मीथेन बन गया। सर सूत्र का क्या यूज आया, सूत्र का तो कुछ यूज नहीं किए आप, नाम बता दिए खट देना। सूत्र का भी यूज है। सूत्र का क्या यूज है, जैसे आपसे बोलेगा कि 3 कार्बन वाला एल्केन बनाइए, 3 कार्बन वाला एल्केन बनाइए, तो आपको पता है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है सर। अच्छा, C माने होता है कार्बन, और कार्बन का नंबर कितना बता रहा है, 3। हमने लिखा कार्बन की जगह पे कितना, 3। अच्छा, n की जगह पे तो 3 लिख दिया। अब इस n को भी 3 लिखेंगे और 3 में 2 से गुणा कराएंगे, तो 3 दूनी 6, इसमें 2 जोड़ना भी है तो 6 और 2 8, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 8। ठीक है, यानी इसमें हाइड्रोजन की गिनती किससे पता चली, इस सूत्र से पता चली। अब इसका नाम लिखना हो तो कैसे पता चलेगा, सर इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें टोटल कितने कार्बन हैं, 3। चेक करो इसमें 3 वाला कौन सा है भैया, ओ माय गॉड ये तो प्रोप है, तो नाम में लिखेंगे क्या, प्रोप। प्रोप। अब एन लगाएं कि इन लगाएं कि आइन लगाएं, फॉर्मूला आपने किसका लगाया है, एल्केन का। नाम में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसलिए इसके नाम में भी क्या लगेगा, एन लगेगा, और इसका नाम क्या बन जाएगा, सर प्रोपेन बन जाएगा। डन, डन। चलिए इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं। मुझे लगता है एल्क का मतलब अब समझ गए होंगे आप। एल्क मतलब क्या, इस गिनती में से आपको लेना है, जितने कार्बन होंगे वही गिनती आपको नोट कर लेनी है। पक्की बात है क्या, अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या लिखते हैं, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ। 3 कार्बन है प्रोप। 4 कार्बन है ब्यूट। 5 कार्बन है पेंट। 6 कार्बन है हेक्स। 7 कार्बन है हेप्ट। 8 कार्बन है ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। इससे ज्यादा अभी आपको जरूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, ये 10 कार्बन वाले के लिए डेक लिखा है, 10 कार्बन वाला डेक। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात भली भांति क्लियर हो गई होगी आपकी। पक्का, बढ़े आगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट देख लिया जाए। अब एक शब्द आता है क्रियात्मक समूह, ध्यान से सुनिएगा क्रियात्मक समूह को भी। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अभी कहा कि माट साहब जिसके नाम के आगे लग गया यादव, जिसके नाम के आगे लग गया यादव, हम ये समझ लेते हैं कि उनका गुण क्या होगा। किसी के नाम के आगे लग गया पांडे, हम उनके गुण के बारे में इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे लिखा है किसी का नाम, मान लिया लिख दिया मैंने अनुज यादव, अनुज यादव मैंने लिख दिया। अभिषेक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, एक लिख दिया मैंने गुफरान खान, गुफरान खान। ठीक है, तो इस तरह से अब गुप्ता देख के आप क्या समझ गए कि ये ऐसे लोग हो सकते हैं, गुप्ता जी लोग जिनकी दुकान होगी। पक्की बात है, पक्की बात है, ऐसा समझते हैं आप लोग। यादव जी का मतलब तो कंफर्म जानते हैं, खान साहब का मतलब ये कैसे होंगे, तो इस्लाम बिरादरी के होंगे, इस्लाम समूह से बिलोंग करते होंगे, तो ये आप इमेजिन कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से क्रियात्मक समूह होते हैं, और उन क्रियात्मक समूहों के द्वारा पूरे कंपाउंड की, पूरे यौगिक की पहचान होती है। सर कैसे होती है, ध्यान से पहले तो आपके लिए डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए। क्या लिखा है, पहले परिभाषा नोट करिएगा, परिभाषा 2 नंबर की आ रही है। प्रक्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं अथवा परमाणुओं का समूह है, या तो उसमें एक परमाणु होगा या कई सारे परमाणुओं का क्या होगा, वो समूह होगा। ठीक है, एक विशेष प्रकार से जुड़ा रहेगा उसमें, कैसे जुड़ता है मैं बताऊंगा अभी। कार्बन यौगिकों में प्रक्रियात्मक समूह के रूप में ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन
या अन्य तत्व हो सकते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है सिर्फ 3 चीजों के बारे में, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 3 को आपको पढ़ना है, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। ओके, अब विषम परमाणुविक वही हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जुड़ रहे हैं, ठीक है। लिखा क्या है, किसी यौगिक के हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व विषम परमाणुविक कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब क्या हैं, विषम परमाणुविक हैं। सिर्फ आपको प्रक्रियात्मक समूह की परिभाषा याद करनी है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 2 नंबर का आ रहा है। मैंने पहले कौन सा इंपॉर्टेंट बताया आपको, कौन सा इंपॉर्टेंट बताया, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, 2 में से एक आ रहा है। उसी प्रकार से प्रक्रियात्मक समूह और एक बताने चलूंगा अभी और आगे, जिसको बोलेंगे क्या, सजातीय श्रेणी, उसमें से दोनों में से एक आएगा। चलिए अब कुछ क्रियात्मक समूह हम लोगों को देखने हैं। उसमें सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह हम लोग देखने चल रहे हैं उसको बोलते हैं हैलो। हेलो ऊ वाला ना, ये हैलो है। हैलो किसको बोलते हैं, हैलो किसको बोलते हैं, आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखी है, आवर्त सारणी देखी है, उसमें जो 17वीं फैमिली है, 17वां परिवार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17वां नंबर पे जो समूह है, उस 17वें समूह के सदस्य, 17वें समूह के सदस्य क्या कहलाते हैं, इनको हैलोजन कहते हैं। क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहते हैं। और जब इनका आईयूपीएसी नाम में यूज किया जाता है, जब ये आईयूपीएसी में यूज किए जाते हैं तो वहां पर इनके नाम में हैलो लग जाता है, हैलोजन का हैलो लग जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मुख्य रूप से ये इसके तत्व हैं। अब नाम इसका पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लोरीन, ये इसका नाम है। लेकिन जब इसका नाम आईयूपीएसी के अंतर्गत लिखा जाता है तो इस फ्लोरीन का नाम हम लोग लिखते हैं फ्लोरो। उसी प्रकार से इसका नाम है क्लोरीन, तो जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। इसका नाम है ब्रोमीन, और जब इसका नाम आईयूपीएसी में जाएगा तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। ठीक, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है, ओ लगा करके। हैलोजन था, ओ लगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। डन है, पहला समझ में आया। सर कैसे लिखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने लिखा CH3Cl। इसकी संरचना पहले आपको दिखा दूं एक बार, कैसा है ये, एक कार्बन, इससे एक क्लोरीन जुड़ा है और 3 तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, पक्की बात है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्लोरीन दिख रहा है क्या आपको, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, क्लोरो। एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ। और सब में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या शब्द जोड़ते हैं, एन। अब तीनों मिला दीजिए, नाम बन गया क्लोरो मीथेन। बताओ समझ गए क्या, सिंपल था। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर आईयूपीएसी क्या है, अभी तो उतरे ही नहीं है, अभी तो वो चीजें आपको दे रहे हैं हम जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हाँ, पहले उसको ले लीजिए। तो ये हो गया किसके बारे में, हैलो के बारे में। हैलो के लिए क्या रहेगा,
क्या रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक रहेगा और जो भी रहेगा उसके नाम में ओ लगा के लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या आता है भैया, अगला आता है एल्कोहल। एल्कोहल कैसा होता है भैया, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कभी भी ROH से इसको प्रदर्शित किया जाता है। सर आर क्या है, इसी को बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं, एल्किल। क्या बोलते हैं, एल्किल। सर एल्किल क्या है, एल्किल नहीं बताए आप, लो बता दे रहे हैं। एल्केन तो बताए हैं बेटा, एल्केन तो बताए हैं। एल्केन क्या है, दो चीजों से मिलके बना, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब क्या बताया, कार्बन की गिनती, एक होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, ये सारी गिनती बताई और उसके नाम में जोड़ देना है क्या, एन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब जैसे हम ले लेते हैं दो कार्बन वाला कोई या एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला होता है सी और इसके साथ टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4। कैसे पता, मैंने फॉर्मूला लगा दिया सर, CnH2n + 2। कार्बन कितना है, एक, तो कार्बन के बगल में एक, दो में एक से गुणा किए, दो एक कम दो, और दो में दो जोड़ दिया तो 4, H कितना बन गया 4, तो CH4 संरचना बन गई। अच्छा इसको क्या बोलते हो अपन, अपन इसको क्या बोलते हैं सर, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो ये मीथेन कहो या एल्केन कहो, ये एल्केन ही मीथेन है। ठीक है सर, मान गए। अब क्या करें, इस एल्केन से, किसी भी एल्केन से, चाहे मीथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कोई भी हो, इस एथेन से एक हाइड्रोजन जब निकल जाता है ना, जब एक हाइड्रोजन इसमें कम हो जाए तो इसमें बचता कितना है, CH3 बचता है। 4 था, एक निकल गया, कितने बचे, 3। तब इस एल्केन का नाम बन जाता है एल्किल में। एल्किल में, पहले ये मेथेन था, अब जब एल्केन था तब इसका नाम मेथेन था, जब ये एल्किल है तो इसका नाम मेथिल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार और समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। चलो, हमने समझना क्या है, हमने समझना क्या है, एल्किल को समझना है, एल्किल को समझना है। एल्किल क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि किसी भी एल्केन से, किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाता है तो जो मिलता है उत्पाद वो क्या कहलाता है, हमारा एल्किल कहलाता है। जैसे एक एल्केन का हमने उदाहरण लिया, किसका, मीथेन का, और मीथेन के 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये मीथेन अब बदल जाता है CH3 में, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसमें से कम हो गया ना, पहले 4 था, एक कम हो गया तो 3 बचे। अब इसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये एथेन है C2H6, C2H6, ये क्या है, इथेन है। क्यों इथेन है सर, 2 कार्बन की गिनती, एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है, इस सर सिंगल बॉन्ड दिख नहीं रहा, आप देख सकते हो इस प्रकार से 3 साइड हाइड्रोजन यहां जुड़ा है और 3 साइड यहां जुड़ा है। सर एक ही तरफ 6 वो जोड़ दे तो नहीं जोड़ सकते, कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अब हर कॉन्सेप्ट को मिला के चलोगे तुम तब सही कर पाओगे। ठीक है, तो C2H6 है, इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। और इथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 6 था, एक निकल गए, 5 बचे, तो इसको लिखेंगे C2H5। अब ये इथेन था तो ये बन गया क्या, अब एथिल। बताओ समझ गए क्या, बताओ समझ गए क्या। यही जो निकल के आ रहा है ना, इसी को हम आर से, एल्किल को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ये सब आर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहां पे तुमको दे दूं, एक एग्जाम्पल आपको दे दूं। जैसे आपने सुना है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, नाम पहले लिख लो यहां पे,
एथिल एल्कोहल। फार्मूला होता क्या है आप जानते हो, रटा है आपने, C2H5OH। कैसे बना होगा सोचो जरा। एथिल है, एथिल है, एथिल का फॉर्मूला क्या निकल के आया है, C2H5, C2H5। और है क्या ये एल्कोहल, और एल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं, R के साथ OH जोड़ दें तो इसमें OH जोड़ दीजिए। समझ गए, कंफर्म बताओ, डन है, डन है, ठीक, चलें आ जाइए, इसको मिटा देते हैं। तो एल्किल हमने समझ लिया, ये पूरा एल्किल का कॉन्सेप्ट है। अब कभी भी जब भी आपको लिखना होगा एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल के लिए दो बातें आप दिमाग में रखेंगे। इसका चिन्ह क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें OH आएगा, सूत्र में क्या आएगा, OH आएगा। और जहां भी OH आएगा इसके अंत में, जैसे वहां यादव जुड़ता था, मिश्रा जुड़ता था, उसको क्या बोलते हैं, अंत में जो चीज जुड़ती है उपसर्ग की प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय में जो जुड़ेगा इसके नाम के अंत में ऑल जुड़ेगा, एल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले आपने मेथ लिखा, मेथ सिखा दिया जितने कार्बन, फिर बॉन्ड देखा आपने, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, डबल बॉन्ड है तो इन लगाया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया, और लास्ट में इसमें क्या जोड़ना है, ऑल पूरा जोड़ दीजिए, क्या बना, ये पूरा जुड़ा तो मीथेन, और लास्ट में क्या जुड़ रहा है, ऑल, तो बन गया क्या, मीथेनॉल। फार्मूला क्या बनेगा सर, मेथ के लिए एक कार्बन C और N है ना ये पूरा, तो CH3OH। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। तो एल्डिहाइड की बात होती है, पहले आप इसको याद करेंगे, फार्मूला एल्डिहाइड का क्या होता है, RCHO। इसमें कैसे दिखाएंगे इसको, एक और तरीका है, RCHO। ये मत सोचिएगा कि OH है तो एल्कोहल है, इसमें ऐसे दिखता है, और जहां एल्कोहल होगा वो O के साथ ही H लगा होगा, ये C के साथ ही H लगा है। ठीक, तो ये वाले सूत्र की जगह पे आप इसका कौन सा सूत्र याद रखेंगे, ये वाला। इसमें अंत में क्या जुड़ता है हमेशा, इसके अंत में हमेशा क्या जुड़ता है, तो ये एल्डिहाइड है और इसके नाम में जुड़ता है अल, क्या जुड़ता है, अल जुड़ेगा। इसको हमने क्या लिख दिया, ये प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा। ठीक है, अल जुड़ेगा। एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO। अब अगर मान लीजिए R नहीं भी लिखा रहेगा ना, तो भी आप इतने पे ही समझ जाएंगे, इतने पे ही, पक्का। चलिए एक और देते हैं, एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद आप आ जाइए कीटोन। कीटोन के लिए सूत्र आपको दिमाग में रखना है इस प्रकार से, कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये सूत्र किसका है, कीटोन का। नाम के अंत में प्रत्यय क्या जुड़ेगा, नाम के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसका नाम क्या होगा भैया, उसका नाम क्या हो जाएगा भैया, तो आप इसको बताएंगे इस प्रत्यय के हिसाब से। इसके नाम में जुड़ता है ओन, इसके नाम में ही है ना कीटोन, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ओन। सबका एग्जाम्पल कराऊंगा अभी जो आज की कहानी है उसको पहले ध्यान से सुनते रहो। अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी पहचान क्या है, ये R रहेगा यहाँ, और उसके बाद C, डबल बॉन्ड OH। ये पूरा का पूरा जो समूह है इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह पूछा जाए, कार्बोक्सिलिक समूह की पहचान क्या है, तो RCOOH। R नहीं भी लिखा रहे तो आप इतने से इसकी पहचान करेंगे। डन, डन। चलिए अब इतनी बातें अगर हो गई तो अब आप लोगों को
हम ले आते हैं सजातीय श्रेणी पे, और इसकी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे सब लोग। सजातीय श्रेणी क्या होती है, ये आप लोगों से कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप लोग अपनी उठा करके जो सिलेबस है, जो उसका आता है क्वेश्चन बैंक, उसको देखेंगे तो मिलेगा। यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं, यानी जैसे मीथेन के साथ अगर OH हो, इथेन के साथ भी OH हो, प्रोपेन के साथ भी OH हो, तो सब में OH है और सब एन वाले हैं। तो इस तरह का जो ग्रुप मिलता जाता है, ये ग्रुप क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए। क्या एग्जांपल है, ये लीजिए। जैसे मैंने कहा, ये मैंने मीथेन लिखा, ये मैंने इथेन लिखा, C2H6 C3H8, ये क्या है, ये मीथेन है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, इथेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। अगर 4 कार्बन का होगा तो C4H10। कैसे हमको याद हो गया ये सब? नहीं, हम फार्मूला लगा रहे हैं, हम फार्मूला लगा रहे हैं। अगर 3 कार्बन है तो C3H2N + 2, 2 3 6 2 8, H का नंबर कितना हो गया, 8। फिर से फार्मूला लगाया 4 के लिए तो C4H10। अगर एल्केन लगाना हो ना तो बस एक तरीका और बता दूं, इतना फार्मूला याद तो जरूर रखना, लेकिन गुणागणित मत करना। क्या, इसका दुगना करके 2 जोड़ दो। जैसे मैंने लिखा C5H, पूछेगा तो 5 दूनी 10, 10 2 12, दुगना करके बस 2 जोड़ दा, ठीक है, दुगना करके बस 2 जोड़ दा। C6 पूछा तो 6 दूनी 12, 12 2 14। मजा आ गई। एक बार लाइक मार दे जाएगा इस पे, मारा जोरदार लाइक। इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम लिखते चले जाएंगे। अब ये जो सीरीज मिल रही है, पहला तत्व, पहला यौगिक, दूसरा यौगिक, तीसरा यौगिक, चौथा यौगिक, जो सीरीज मिल रही है, इसी सीरीज को, इसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी बोला गया। क्या बोला गया, सजातीय श्रेणी बोला गया, ठीक है। अब ये सजातीय श्रेणी में कितने का अंतर आ रहा है भैया, चेक करो। CH4 और C2H6 में कितने का अंतर है? अगर मैं बोल दूं CH2 का अंतर है, बुरा मान जाओगे? यानी इसमें अगर CH2 को जोड़ दिया जाए तो ये मिल जाएगा तुम्हारा सेकंड मेंबर, फिर सेकंड मेंबर में फिर से CH2 को जोड़ देंगे तो तीसरा मेंबर मिल जाएगा, फिर से इसमें चौथा मेंबर निकालना हो फिर CH2 जोड़ दो। तो जितनी बार CH2 जोड़ते चले जाओगे, अगला मेंबर, अगला सदस्य उसका मिलता चला जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कितने का अंतर होता है अगले सदस्य और उसके ऊपर वाले सदस्य में। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर देखेंगे तो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना बताया गया, 12। 2 हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो इसमें जोड़ दीजिए 2। टोटल कितने का द्रव्यमान का अंतर आ रहा है, 14 का। और ये किसमें नापा जाता है, तो AMU में इसको लिखा जाता है। इसका इकाई क्या माना जाता है, AMU। AMU का पूरा नाम क्या बताएंगे अगर कोई पूछ लिया तो, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये इस पे, ये सजातीय श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक चीज आप दिमाग में रखेंगे कि हर सदस्य का गुणधर्म, जो रासायनिक गुण होगा, वो क्या रहता है, लगभग समान होता है। रासायनिक गुणधर्म सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का जो रासायनिक गुण होता है वो लगभग क्या होता है, समान होता है। लेकिन साइज बढ़ने के साथ साथ, इनका द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, इनके भौतिक गुणों में क्या आता रहता है, अंतर आता रहता है। पक्का? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लिख के ले आया हूं। इन पॉइंट्स को ध्यान से जरा पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगी आपको। ये रहे वो पॉइंट्स। क्या लिखा है भैया, ध्यान से पढ़ लो। श्रृंखला का प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती, पूर्ववर्ती मतलब जो उससे पहले आया है, परवर्ती मतलब जो उससे बाद आया है, से एक मेथिलीन समूह यानी कि CH2 से भिन्न होता है, तथा इस प्रकार इसका आणविक द्रव्यमान 14 AMU होता है।
पक्का? मैंने दिखा दिया 14 AMU कैसे निकला। ठीक है साहब। श्रेणी के सभी सदस्यों को सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्कीन के लिए बताया मैंने CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n-2। पक्का? तीनों सूत्र बता चुका हूं। अगली बात, श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण में क्रमशः क्या होता रहता है? परिवर्तन होता जाता है। और लास्ट पॉइंट लिखा है, सभी सदस्यों को एक सामान्य विधि से तैयार किया जा सकता है, किया ही जाता है ये नहीं, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आप लोगों के IUPAC की, और कल से इसकी कहानी मैं स्टार्ट कर दूंगा। कल की क्लास में IUPAC पे पूरा आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। जितना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आज की क्लास में देने का पूरा प्रयास किया है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं कल आते ही सबसे पहले सॉल्व करूंगा। फिर IUPAC की क्लास को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।